बिहार का चुनावी रण चाचा जीतेंगे या भतीजा, इस बात को बिहार के साथ साथ पूरा देश 14 नवंबर को जान लेगा। बेबाक मुंसिफ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका मेजबान रहीम अहमद खान। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 121 सीटों पर होगा, जबकि दूसरे फेज के मतदान 11 नवंबर को 122 सीटों पर होंगे। कुल मिलाकर 243 सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी, यानी काउंटिंग इस दिन होगी और नतीजे जब आएंगे तो पता लग जाएगा बाजी फिर से चाचा मार रहे हैं या भतीजे। इस चुनाव में सीएम पद के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच साफ तौर पर कड़ी टक्कर देखी जा रही। उम्मीद भी यही है। राजनीतिक दलों के बीच जंगल राज के मुद्दे पर अब तीखी बहस शुरू हो चुकी है, लेकिन जो जंगल राज का नाम ले रहे हैं वो अपने 20 साल के रामराज का जिक्र कैसे करें, किस काम का बखान करें, कुछ ज्यादा वहां नजर नहीं आ रहा। एक पक्ष जहां जंगलराज और चारा चोरी जैसे पुराने आरोपों पर घेर रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष पुल टूटने और पलायन जैसे मुद्दों को उठा रहा है। बहस के दौरान तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। 14 नवंबर की तारीख ऐतिहासिक होगी और बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। उन्हें मौजूदा सरकार पर अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के लोग त्रस्त हो चुके हैं साहब। शराबबंदी के बावजूद शराब की खुलेआम उपलब्धता और कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने जमकर सवाल उठाए। अब चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ साथ चुनावी मुद्दे हवाओं में तैरने लगे। पीएम मोदी ने जंगलराज कहा। नित्यानंद रॉय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो आंकड़े पेश करते हुए कहते हैं लालू दौर तो जंगलराज था। लेकिन सवाल यह कि 20 साल के बाद भी आप जंगलराज का जिक्र कर चुनाव जीतना चाहते हैं। इसका मतलब मैं तो यही समझ पा रहा हूं कि आपने कुछ दरअसल किया नहीं, या तो 20 साल में, इसलिए आप जंगलराज का जिक्र बार बार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने 20 साल गरीबी और पलायन के लिए कुछ नहीं किया, यह भी नजर आ रहा है। इसीलिए इलेक्शन में कामयाबी का 100% गारंटी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, फ्री फ्री फ्री। बिहार में एक ऐसा स्टॉल लगा था जो आज नोटिफिकेशन के बाद बंद हुआ, जहां 10,000 खाते में आए, करोड़ों के ऑनलाइन उद्घाटन हुए, पेंशन, इंश्योरेंस, ग्रांट्स, भत्ते भर भर के दिए गए और आखिरी दिन तो आधी अधूरी मेट्रो भी जनता के नाम सौगात में दे दी गई। नोटिफिकेशन से 1 घंटे पहले 2766 करोड़ रुपए की और सौगात दी गई। यानी आज चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बदलने वाले हालात पर दरअसल बेबाक मुंसिफ में तफसीली चर्चा कर लेंगे। चर्चा में मेरे साथ बिहार की चारों बड़ी पार्टीज के प्रवक्ता शामिल होने जा रहे हैं। कुमकुम राज भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन भारतीय जनता पार्टी। आरजू खान कुछ देर में चर्चा में शामिल हो जाएंगे, आरजेडी का पक्ष रखते नजर आएंगे। अविनाश पासवान जुड़ेंगे, जेडीयू के प्रवक्ता होंगे। और देश की सबसे पुरानी पार्टी नदीम अंसारी, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आरजू खान भी इस बीच हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। बहुत बहुत स्वागत कुमकुम राज भारद्वाज जी आपका भी, और आरजू खान भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं कर लेता हूं। तो चर्चा का आगाज दरअसल आरजू साहब आपसे कर लेते हैं, मुद्दों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 8.5 लाख लोगों ने मिलकर वोटर लिस्ट तैयार की है, ऐसा ज्ञानेश कुमार जी ने कहा है। उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, पूरे एसआईआर को उन्होंने फायदेमंद साबित किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों के ऐलान से पहले हर पहलू पर ट्रांसपेरेंसी की उन्होंने बात की। एक प्रेजेंटेशन लेकर के वो आए, 32 स्लाइडें उसमें थी कम से कम, और किस तरीके से बिहार का चुनाव मॉडल चुनाव होगा पूरे देश के लिए, वो उन्होंने क्लियर किया। यानी अब तक जो आप लोग इल्जामात लगा रहे थे एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर, सब गए हैं अब ठंडे बस्ते में। अब तो मुद्दों पर होगी ना राजनीति, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हुआ है। करते हैं और इसी की वजह है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हमारे विजन को चुराते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा बड़ा मजबूत है और मुद्दा 14 करोड़ बिहार की आवाम के लिए है। दूसरी बात, अगर इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार अगर वाकई में सच बोलते तो जो सवाल हमने किए, हमने कहे थे कि जितने लोगों के नाम कटे हैं, किस कारणों से कटे हैं, उनकी पूरी डिटेल दीजिए। वो डिटेल के साथ आते हैं, वो डिटेल के साथ नहीं आए। हम लोगों ने यह भी पूछा कि बार बार सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से बिहार प्रदेश में हम बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी जो घुसपैठी हैं हम उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो क्या आप बताएंगे कि कितने विदेशी नागरिक बिहार प्रदेश में घुस चुके हैं? इस पे भी कोई नील बटा सन्नाटा, कोई जवाब नहीं देते। 7 करोड़ 43 लाख वोटर्स वोट देंगे और आप चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां तक तो ठीक है ना?
नहीं नहीं, हम तो एकदम चुनाव में हाँ, पार्टिसिपेट 7 करेंगे, करोड़ 43 लेकिन लाख इनकी लोग जब इनकी चुनने इनकी जाएंगे तो यानी एसआईआर, जी वोट चोरी, ये सारे मुद्दे गए फिर ठंडे बस्ते में। जो माहौल आप नहीं, सेट कर रहे ठंडे थे बस्ते में, खत्म। ठंडे बस्ते में मैं हाँ। बता रहा हूं ना, ठंडे बस्ते में कहां से चले गए आप बताइए। आपने जो पैटर्न हमने कहा था आपके, तो मैंने शोज पे कितने बार मैंने कहा है हम्म। कि गरीब, बिहार में गरीब वंचित शोषित अकलियतों के वोट काटे जा रहे हैं, उनके वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, और वही हुआ है। शाहाबाद और सीमांचल के एरिया में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा बता रहा है। लेकिन किन किन के नाम कटे हैं, किन वजहों से नाम कटे हैं, उसका डिटेल नहीं दे रही है। और मगध में उन्होंने अपने वोटर बढ़ा लिए हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो ये तो सीधा सीधा पैटर्न है ना कि गरीब वंचित शोषित और अकलियत मुसलमान भाइयों के वोट काट दिए गए शाहाबाद से और सीमांचल से। उसके बाद भी अगर हमको सबूत देने की जरूरत पड़ती है तो हमारे सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। लेकिन ये तो बड़ा इलेक्शन गजब का कॉन्फिडेंस है आरजू भाई, वोट कट रहे हैं, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, लेकिन चुनाव में जा रहे हैं और हम जीत भी रहे हैं। 14 को शपथ तेजस्वी यादव ले रहे हैं, वो ऐलान भी हो चुके हैं अब तो। देखिए, जनता का जो जनादेश है ना, जो मूड है ना, हाँ। आप उसको पहचानने की कोशिश करिए। और किस तरीके से बिहार प्रदेश में 4 वाक्य हुए हैं, और वो वाक्य इस तरीके का हुआ है कि यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे हैं, उनको बिहार की आवाम रोड पे दौड़ा के मारना चाहती है, उनसे सवाल का जवाब तलब करना चाहती है, वो अपना जान बचा के गाड़ी पे भागते हैं। दूसरा, जीवेश मिश्रा, जो जाले में एक यूट्यूबर पत्रकार को पकड़ लेते हैं सवाल करने पर, और उनको वहां की जो स्थानीय जो जनता है वो उनको खदेड़ती है। और तीसरा, ये आपको श्रवण कुमार, वो भी मंत्री हैं, उनको भी खदेड़ा जा रहा है, वो भी जान बचा के भाग रहे हैं। यानी कि आपने जितने लफाजी किए हैं ना, जितना झूठ बोला है ना, अगर जनता उस इंप्लीमेंट को जमीन पर नहीं देखती है तो आपसे बिहार की जनता गरीब कुछ स्थानों पे जरूर हो सकती है, लेकिन जमीन का बड़ा पक्का है। और वो जमीन चलो। इतना पक्का है हाँ। कि वो सीएम के साथ कैबिनेट के मंत्रियों से सवाल करती है, और ये सवाल नहीं दे पा रहे हैं, अपने जान को बचा के भाग रहे हैं। यही हमारा कॉन्फिडेंस है। चलो, इलेक्शन और जिस कमीशन तरीके पे से हमारे आपने विजन को चर्चा ये कर ली, चुरा रहे हैं। कॉन्फिडेंस भी आपने जाहिर कर दिया। अब आते हैं सवालों की तरफ। नित्यानंद रॉय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आंकड़ों के साथ आते हैं बाकायदा। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी आंकड़ों के साथ ही आए हैं यहाँ पे। वो कंपेयर कर रहे थे लालू राज को और नीतीश राज को। अब बड़ी बात जो उन्होंने कही वो यही था कि जब कोर्ट के वर्डिक्ट हैं जंगल राज, तो हम इसको कैसे खारिज कर दे, झुटला दे। और इस बार एनडीए जंगल राज का वो जो तुरुप का जो कार्ड है वो पहले ही खेल चुकी है। उनको 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 सबसे पहले एनसीआरबी के डेटा पे सफाई देना चाहिए। ये देखिए, होता क्या है ना कि ये नित्यानंद राय हुए, सरकार के कोई भी मंत्री हुए या नेता हुए, वो करते क्या है, अपनी उपलब्धि को नहीं बताते हैं। अगर आप उनसे सवाल करिएगा तो 20 साल पीछे चले जाएंगे, 40 साल पीछे चले जाएंगे, जहां उनका इतिहास नहीं मिलता है। हम कहते हैं आप अतीत में जाओ, तुम्हारा गिरबान पकड़ के हम वर्तमान में लेके आएंगे और आपसे सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे भारत सरकार के डेटा को लेके। या तो आप झूठ बोल रहे हो या भारत सरकार का डेटा झूठ बोल रहा है। हर चीजों में अगर पिछड़ेपन में बिहार पहले स्थान पे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार में नीट पेपर लीक होता है, बीपीएससी का पेपर लीक होता है, और इसको, इन माफियाओं को संपोषित निश्चित अगर किया जाता है, इस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो इसके पीछे कौन है? आप ही की सरकार है ना। हम तो पूछते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, उसके बाद भी हजारों लाख लीटर शराब जो है, विदेशी शराब बिहार में डिलीवरी होते हैं। यह बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं, रोज शाम में लोग पीते हैं। तो इसके पीछे कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? इस सवाल का जवाब दे देते हैं। और यह भी देते कि जो 2005 से 2023 तक का सिर्फ डेटा है, अभी लेटेस्ट डेटा आया है एनसीआरबी का डेटा, उसमें बिहार क्राइम में दूसरे नंबर पे है और उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। तो आप किस चीज का दम भर रहे हैं साहब? आप कौन सा झूठ और परसेप्शन फैला रहे हैं, जब भारत सरकार के एनसीआरबी के डेटे में पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है क्राइम में, और दूसरे में बिहार है। और एनसीआरबी का डेटा ही तो बताता है 2005 से 2023 तक। आरजू भाई, यही तो कह रहे हैं नित्यानंद रॉय कि हमने बड़ी मुश्किल से दूसरे पर हम पहुंचाए हैं, इसको बड़ी मेहनत हमें लगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में आरजेडी आ गई, फिर से पहले नंबर पे हो जाएगा बिहार। तो या तो नित्यानंद राय सच बोल रहे हैं, एनसीआरबी का जो डेटा जो आया हुआ है, पब्लिश हुआ है, वो झूठ बोल रहा है। हमको तो नहीं लगता कि भारत सरकार का कोई उनका आरोप आरजू भाई यही था कि जो रायता आपने फैलाया था उसको समेटने में इतने बरस लग गए हमें, अब फिर से उनके हाथ में सत्ता चली गई तो फिर हो गया बिहार का कल्याण। ये किस काम का रहता है कि कोई अगर होमगार्ड की भर्ती होती है और उसमें महिला जो है परीक्षार्थी जो है जाती है वो एग्जाम देने के लिए, वो वहां पे अपना टेस्ट देने के लिए जाती है, और उस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, उसको पुलिस वाले लोग बिहार प्रदेश के एम्बुलेंस में लेके आते हैं और 4 लोग उसके साथ दुष्कर्म कर देते हैं, बलात्कार करते हैं।
ये कौन सा राज है, थोड़ा सा वो बताएंगे हमको। हम्म। वो इस पे भी थोड़ा सी रोशनी डाल देते और ये भी बताते कि उस एनसीआरबी के डेटा में क्यों ऐसा हुआ है कि 26,000 से 27,000 महिला और बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। यानी कि आप नहीं झूठ बोल रहे हैं तो एनसीआरबी का डेटा झूठ बोल रहा है। आखिर में ये फिरके कौन ले रहा है, हम तो सीधी बात यही पूछते हैं। वहां 1 लाख अपहरण दिखाए जा रहे हैं एनसीआरबी के डेटा में बिहार प्रदेश में 2005 से 2023 तक। तो ये 1 लाख लोगों के अपहरण कैसे हुए भाई? ये झूठ कौन बोल रहा है, रायता कौन फैला रहा है? हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलती है और उनसे बड़ा इस विश्व में कोई झूठबाजी और जुमलेबाजी का कोई सौदागर नहीं हो सकता है। इनकी जो देखिएगा ना बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी। जाहिर सी बात है नित्यानंद राय तो उसी पाठशाला से आते हैं, उन्हीं से सीखते होंगे। सिर्फ झूठ बोलते हैं, तो सवाल करना चाहते हैं ना, सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, सवाल आपके बहुत हुए हैं। कुमकुम राज भारद्वाज जी भी मेरे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कुमकुम जी आपका भी स्वागत। लेकिन कुमकुम जी, मामला दरअसल ये है कि सुशासन के 20 साल है, इस बात का दम आप भरते भी जाहिर तौर पर, और सुशासन के 20 साल का दम भरने के बाद आपको जंगल राज का जिक्र करके चुनावी मैदान में उतरना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई में ये 20 साल सुशासन के थे या जो आपने जो फैलाया उसको ढकने के लिए अब जंगल राज की तरफ फिर से कूद पड़े, चल पड़े। तो हॉल आपने अपनी चर्चा में ही कहा कि जंगल राज जो ये शब्दावली है, हाँ, ये भाजपा के द्वारा नहीं, ये हाईकोर्ट के द्वारा मनोनीत। गलत, हाईकोर्ट के द्वारा नहीं है, सीबीआई कोर्ट के द्वारा है, हाई कोर्ट के द्वारा नहीं है, गलत। मुझे इस झूठ पे आपत्ति है और आप निकाल के सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर दीजिए। सीबीआई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने नहीं कहा। तो पहले ये चीज को आप करेक्ट कर दीजिए। जरा सुनिए, आपने बहुत बोला, देश की जनता ने आपको नकार दिया है, तो बोलना कम सुनना ज्यादा शुरू कीजिए। बोलने में इंसान सुनने की क्षमता जो है ना वो खत्म हो जाती है उसकी। और जिस तरह से आपके नेता, ठीक है कुमकुम जी, आते हैं टॉपिक पर आते हैं। मैंने कहा कि इन्होंने बोला कि हम देश की जो जनता है, बिहार की जनता खास करके, इन्होंने 3 हमारे माननीय नेताओं का नाम लिया कि उसको जनता भगा रही है। देश की जनता ने इनकी खटिया खड़ी कर दी लोकसभा। क्या मैंने झूठ बोला है? क्या कुमकुम जी मैंने झूठ बोला है? क्या वो तस्वीरें झूठी हैं जो देश के तमाम वीडियो फुटेज चले आरजू भाई, एक बार ना पहले कुमकुम जी को सुन लेते हैं, फिर कर लेंगे क्रॉस एग्जामिन पूरी। ठीक है, शैली, आपकी शैली वैसे ही है जैसे आपकी पार्टी की शैली है। ज्ञान होता कम है, बघाड़ते ज्यादा है। आपके पास कितना ज्ञान है, थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, थोड़ा सा बताइएगा जरा, आप सोचने की क्षमता रखिए। सम्राट चौधरी का भी ज्ञान बता दीजिए ना, हाई स्कूल पास है या फेल है? और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी बता दीजिए, 4वीं पास है या फेल है? देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा पढ़ा लिखा ये प्रवक्ता बैठा है आपके सामने। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि एक किसान के, हरियाणा के किसान के साथ बैठ करके वो एसीटी और एसएटी की बात करते हैं। वो इतना बुद्धिजीवी हैं कि उनको इतनी अकल नहीं है। कुमकुम जी, आरजू भाई, अगर इस तरह से हम चर्चा करेंगे आउट द टॉपिक जाकर के हम भटक जाएंगे बिहार से। कुमकुम जी, वापस आ रहा हूं, अपने सवाल पे आ रहा हूं। आरजू भाई, इंटरप्ट मत कीजिएगा प्लीज, उनसे उनका जवाब ले लेते हैं दरअसल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुमकुम जी, 20 साल रहे सुशासन के, लेकिन उसके बाद भी जंगल राज का जिक्र करना पड़ रहा चुनावी मैदान में। क्या छुपा क्या रहे हैं आप लोग दरअसल? आपको मैं बताऊं कि देश की आजादी के बाद, खास करके अगर बिहार की बात करूं, तो श्री कृष्ण बाबू के कार्यकाल के बाद जो कांग्रेस की जो शासन रहा बिहार राज्य में, वो पूरा खूनी संघर्ष का दौर रहा, बिल्कुल रक्त रंजित रहा बिहार। पूरे राज्य में पॉलिटिकल मर्डर से लेकर के लोगों का अपहरण, मर्डर, नक्सलिज्म। अरे कुमकुम जी, फिर आप वही चीज कर रही हैं। मैं दरअसल ये कह रहा हूं कि 20 साल में आपने क्या किया, वो जब उस पर आना पड़ेगा ना। मैं आ रही हूँ। अगर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ खान साहब, अगर जिस बुनियाद ही कमजोर जिसकी रखी गई हो और उसके ऊपर किस तरीके की इमारत हो सकती है, तो 20 साल का जो वक्त लगा है उसमें जो बिहार के आप डेवलपमेंट प्लान जो उनका देखेंगे और जो डेवलपमेंट जिस तरीके का हुआ है वो विश्वसनीय है। ठीक है, एक छोटा सा आंकड़ा मेरे पास, क्रॉस में आ रहा हूं आपके पास। 3132 फैक्ट्रियां होती थी 2005 से पहले बिहार में, अब घटकर 2729 हो गई। कौन सा डेवलपमेंट है जिसमें चीजें घट रही है, कम हो रही है? ये थोड़ा सा आप समझाइए, रिकॉर्ड कीजिए इसको। आप कह रहे हैं भाई खून खराबा बहुत था, डेवलप करने में टाइम लगा, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ चीजें कम होती जा रही है। सुनिए,
फैक्ट्रीज और ये सारी चीजें जो हैं, ये अगर आप दूसरे राज्य को देखेंगे, खास करके गुजरात राज्य का जो डेवलपमेंट प्लान है, जिस तरीके का वहाँ पे बिजनेस मॉडल जो डेवलप किया गया, और वहाँ पे वहाँ का जो सीडी रेशियो अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पे एक 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 ढंग की सरकार थी। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार, माफ कीजिएगा, गुजरात बहुत फ्लॉरिश किया। बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए पार्टी तभी आएंगी जहां, जबकि यहाँ पे एक चीज अस्वस्थ होता है कि सरकारें बदलेंगी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल यहाँ का तंदुरुस्त रहेगा। इनकी सरकार ने नीतीश कुमार को कई बार, इनको 2005 में ये जबरदस्ती खींच करके प्रशांत किशोर की वजह से फिर जंगल राज का एक सपना बिहार को की तरफ, जंगल राज की तरफ धकेला गया। दूसरी बात कि इनके जो नेता रहे, तेजस्वी से लेकर के मैं बात करूंगी, कांग्रेस के जितने भी नेता रहे, वो नीतीश की तरफ लालायित, और कहते हैं ना, लाल टपकने वाली निगाह से देखते रहे, और बार बार उनकी तरफ कई बार उनका थोड़ा सा उधर जाना हुआ, लेकिन वो संभले, और संभल करके उनको लगा कि नहीं, बिहार के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई पार्टी कर सकती है तो हमारा जेडीयू का एनडीए के गठबंधन में ही रहना, भाजपा के साथ एनडीए के तौर पर ही काम करना हमारे लिए बेहतर होगा, और बिहार वासियों के लिए भी बढ़िया होगा। नहीं तो ये सारी उनकी जो की हुई चीजें हैं वो डिरेल हो जाएंगी। तो इस तरीके की जब सिचुएशन रहता है, तो कोई भी जो इन्वेस्टर्स है वो किसी राज्य में आने से थोड़ा डरता है, थोड़ा सहमता है। इनफैक्ट मैं कहूंगी जो माइग्रेंट्स हैं, जो जिनका एग्जीक्यूटिव मैं क्लास अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जंगल राज था, यानी जंगल राज में तो 3132 फैक्ट्रियां थी, फिर सुशासन की सरकार आई, सब चीजें अंडर कंट्रोल हो गई, फिर फैक्ट्रियां कम हो गई। इन्वेस्टर्स जो थे जंगल राज में तो इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अच्छा राज आया तो इन्वेस्टर भाग गए कि साहब अब तो अच्छा मतलब राज आ चुका है, अब तो मर्डर होते ही नहीं बिहार में, अब बिहार से चलते हैं, ऐसी जगह फैक्ट्री लगाएंगे जहां पर जंगल राज हो, है ना? किस राज्य का डेटा आप, किस जगह का आप डेटा दे रहे हो, किस ईयर का डेटा आप दे रहे हैं कि उस समय पे जंगल राज में इतनी फैक्ट्रियां थी और उसके बाद से वो फैक्ट्रियां बंद हो गई? अगर वो स्टिक फैक्ट्री थी तो उसको फिर से, अगर मैं एचएफसी की बात करूं, एचएफसी को फिर से रिवाइव किया गया। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी जो कुछ को रिवाइवल किया जा सकता था, उनको किया गया। जिनका रिवाइवल की गुंजाइश नहीं थी, उनका रिवाइवल नहीं हो सका। बिहार का जो फंड था, वो जंगल राज की वजह से, जो हमारा फंड था, वो फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो नेहरू की पॉलिसी थी, उसकी वजह से हमारा अपना जो खुद का जो फंड जनरेशन था, उसमें भी सेंध मारी हुई। कांग्रेस की जब तक सरकार रही सेंटर में, तब तक उसने हमारे राज्य को, बिहार राज्य को फंड नहीं दिया। जब ये 2000, अगर आप 15 फाइनेंस कमीशन, अगर आप 14 फाइनेंस कमीशन देखेंगे, तो उस समय पे देखिए कि वो किस तरीके का रेवेन्यू बिहार के पास आता। और 15 फाइनेंस कमीशन में पॉपुलेशन को कंसिडरेशन में लिया गया, क्योंकि बिहार का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था, और उसकी वजह से बिहार को अच्छा खासा फंड मिला। जो मोदी जी की सरकार, जो सेंटर में जब मोदी जी की सरकार आई, तो उसने बिहार को फंड दिया। तो बिहार में रोड का काम अगर देखा जाए, उसमें खालिद अमीन साहब, बिहार को इतने फंड दे दिए हैं, इतनी सौगातें दे दी हैं, आप तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे अब बिहार में। लग तो ऐसा ही रहा है कुमकुम जी की बातों से। भाई, बिहार को सिर्फ फंड मिल रहा है, और इतना फंड मिल रहा है कि मोदी जी कहते हैं कि हम अगली बार आएंगे तो यहाँ की चीनी मिल खुलवा देंगे जो बंद कर दिया है इनकी सरकार ने, और उसके चीनी से हम चाय पिएंगे। लेकिन उसके बाद 2 बार 3 बार आके चले गए, चाय उनको नसीब नहीं हुई, बिना चाय के बेचारे लौट रहे हैं। तो फंड, देखिए, बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन डेटा को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। इन्होंने इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया, क्योंकि पहले जो सरकार चलती थी वो कार्यकर्ताओं और लोगों और जनता को जोड़ के चलती थी। इन्होंने पूरी की पूरी सरकार पदाधिकारियों के हाथ में डाल दी, और पदाधिकारियों का हाल आप पता है कि भ्रष्टाचार का ये हाल हो गया है कि अभी के डेट में कोई भी काम, इवन एक छोटा सा काम ब्लॉक लेवल पे आप नहीं करा सकते बिना पैसे के लेन देन के, और कोई सुनने वाला नहीं है। इनके मंत्री तक की सुनवाई नहीं हो रही है, इनके एमएलए परेशान है। तो ये बहुत बुरे हाल में बिहार को लाके ढकेल दिया है। और रही बात नीतीश कुमार जी को साथ लेने की, तो नीतीश कुमार जी जब हम लोगों के साथ जब आए, बेचारे स्वस्थ थे रहे और स्वस्थ वापस लौटे। इन्होंने पता नहीं उनके साथ क्या किया है कि ये मुझे तो हंसी आती है, कभी पैर पकड़वा लेते हैं, कभी हाथ जुड़वा लेते हैं, कभी कुछ करवा लेते हैं। भाई, हमारे गार्जियन हैं, हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे मालिक हैं, और उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। ये सिर्फ मैं नहीं देख रहा हूं, मैं विपक्ष में बैठ करके बोल रहा हूं, पूरी बिहार की जनता देख रही है। इन्होंने नीतीश कुमार को या बिहार को महाराष्ट्र समझ करके शिंदे समझ लिया है। तो इनको इलेक्शन आ चुका है, आज अनाउंस हो गया है, इनको यहाँ की जनता जवाब देगी। इनके पास कुछ भी नहीं है। ये अभी बात कर रही थी क्राइम और ये भाई, महाजंगल राज, गुंडा राज ने
अपना डाटा है कि क्राइम रेट इनका बहुत ज्यादा हाई हो गया, इनके पास मतलब कि कुछ भी नहीं है। कितना, रोज आज के 2005 से डेट भी में ज्यादा हाई पब्लिक हो घर गया? से निकलती, हाँ हाँ है ही है, घर से निकलती है, लौटने की गुंजाइश नहीं है। इनके तो मतलब जो हाई सिक्योर जोन है। अच्छा एक बात और बता दे, हम्म। 2005 के सर्विलांस सिस्टम में और आज के सर्विलांस सिस्टम में टेक्नोलॉजी में और पुलिसिंग में बहुत फर्क है। ये सिर्फ यहाँ बिहार में नहीं, पूरी दुनिया में फर्क आ गया है। हम्म। और इतना ज्यादा हाईटेक होने के बाद भी क्राइम का ये हाल है, इसका मतलब क्राइम इनके कंट्रोल में नहीं है। और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि बालू और दारू का इन्होंने जो नाजायज कारोबार खड़ा किया है, जिसमें क्रिमिनल को पुलिस का पार्टनर बना दिया है, और नाजायज पैसे का जो फ्लो हुआ है ऊपर से लेकर के नीचे तक, उसका असर है कि बिहार का क्राइम करप्शन रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया। कहाँ खालिद अमीन साहब, 2005 में 6 फेज में चुनाव हुए थे, 2010 में 5 फेज में चुनाव हुए थे, 6, 5, 3, 4, लेकिन इस बार तो 2 ही फेज में चुनाव हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी इतना भरोसा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त जो है चल रहा है और 2 फेज में आराम से चुनाव करवाया जा सकता है। ये तो इलेक्शन हाँ। कमीशन तो हम मान के चल रहे हैं कि भाजपा का प्रकोष्ठ, भाजपा अगर वो लिख के देती कि एक फेज में करना है तो इलेक्शन कमीशन एक फेज में कराता। भाजपा लिख के देती कि 40 फेज में कराना है तो मुझे 100% तो यकीन फेज है से कि भी इलेक्शन आपत्ति हो गई कमीशन उसको आपको? 2 40 फेज फेज में में चुनाव हो कराता। रहे हैं तो इस बात से भी आपत्ति हो गई? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हाँ। हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के जो हालात हैं वो मैं बता रहा था कि इलेक्शन कमीशन को अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो भाजपा के प्रवक्ता आ जाते हैं। भाई अगर इलेक्शन कमीशन से किसी को तकलीफ है या कोई प्रॉब्लम है तो भाजपा को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो 12 मतलब दलों के साफ है साथ जब मीटिंग हुई थी खालिद अमीन साहब, आप लोग साफ कहते है थे कि 5 फेज में चाहिए हमें, 4 फेज में चाहिए हमें। आप लोग तो अपनी बात नहीं भी नहीं, नहीं वो रखे ना कहा वहां गया पर। था, वो सारी बातें कही गई थी, ऐसा नहीं कि नहीं कहा गया, सारी हाँ। बातें कही गई, लेकिन हाँ, विपक्ष का सुना नहीं जाता है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एज ए इलेक्शन कमीशन काम नहीं, नहीं कौन कर से रहा नेता है, ने कही थी एज ए जब मीटिंग एज हुई ए थी? 12 दलों प्रकोष्ठ ऑफ के मुख्य भाजपा आयुक्त काम कर रहा है, जो है इसलिए ये सारी ज्ञानेश चीजें कुमार हो जब रही पटना में थे, मीटिंग चल रही थी, आपके किस नेता ने कहा कि 4 फेज में या 5 फेज में होने चाहिए? जेडीयू से, बीजेपी से बाकायदा वो एग्जैक्ट। बाहर आए, मीडिया पर उन्होंने बाइट दी कि हमने मांग रखी 1 फेज में हो या 2 फेज में हो। तो उन्होंने मांग रखी, उनकी बात है। आपकी मीडिया, आपके पत्रकार थे वहां पे जब इलेक्शन में, जब भाजपा वालों से बाइट लिया जा रहा था तब हाँ। है? उन्होंने किसी कांग्रेस वाले से पूछा कि कितने फेज की मांग रखी है? अच्छा, अब वो भी गलती हमारी है दरअसल। एक तो आप वहां पर अपनी नहीं, बात नहीं रखेंगे और फिर गलती हमारे ऊपर हमारी डाल है। देंगे कि साहब देखो आप लोगों ने हमसे पूछा ही नहीं, किसी ने जो नहीं पूछा। सवाल अरे हमसे बात तो रखिए पूछे आप अपनी जाएंगे पहले हम वहां। उसी का ना आंसर देंगे। आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए कि हमने कितने फेज में मांगा था, कैसे मांगा था। हम्म। अब यानी 2 फेज में भी आपत्ति आई गई है जाहिर तौर पर खालिद अमीन साहब। मतलब कौन सी आपत्ति तैयारियां दरअसल चल फेज, रही है? क्योंकि नहीं एसआईआर नहीं वोट नहीं चोरी तो नहीं क्या ठंडे बस्ते हैं, अब तो चुनाव नहीं नहीं सामने नहीं खड़ा, अब तो खान मुद्दों साहब, पर आना पड़ेगा। आपत्ति फेज पे, एक मिनट, आपत्ति फेज पे नहीं है, आपत्ति इलेक्शन कमीशन के कार्यशैली पे है। और हर समय टाइम टू टाइम हम इसको उठाते आ रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि हम लोगों ने डुअल वोटर का लगभग 35,000 का डेटा एक डिस्ट्रिक्ट का जमा किया था इलेक्शन कमीशन को कि ये देखिए, ये एपिक नंबर है, ये नाम, ये सारा सेम है, ये डबल है, इसको आप लोग हटाइए। 200 भी नहीं हटाया इलेक्शन कमीशन। आज तो ज्ञानेश कुमार जो कह गए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ 8.5 अभी लाख लोगों ने अभी मिलकर इस लिस्ट को तैयार किया है, आपके बीएलए के अभी साथ मिलकर तैयार किया है। अभी अभी बहुत बीएलए के साथ नहीं, हमारे पास इलेक्शन कमीशन की रिसीविंग है। अभी हम जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। इलेक्शन का, जनता का टाइम आ गया, यही तो टाइम है, यही तो समर है जनता के पास जाने का, आ गया है, हम जाएंगे। अभी भी वो आप सारी एसआईआर चीजें वोट चोरी हमारे का पास जनता के रिसीविंग बीच है। लेकर जाएंगे तो फिर गलती कर रहे हैं। अविनाश पासवान भी मेरे साथ जुड़े हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अविनाश जी, बात दरअसल ये है कि चुनाव से जस्ट पहले इतनी सौगातें हैं, फ्री की रेवड़ी, जो पार्टियां फ्री की रेवड़ी को लेकर तंज कसती थी, ताने कसती थी, वो ऐसे मैदान में कूदी। हुआ ये कि नोटिफिकेशन यानी 4 बजे से महज 1 घंटे पहले भी 2766 करोड़ रुपए मिले बिहार को। सुबह तो आधी अधूरी मेट्रो की सौगात दे दी गई, जो अभी तक जिसका काम पूरा नहीं हुआ है, जो किसी मरहले से गुजरे नहीं है, उसकी भी सौगात दे दी। इतनी हड़बड़ी, यानी पिछले 5 साल दरअसल करते क्या रहे फिर आप लोग? अविनाश जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे दरअसल।
अविनाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप रुक के दरअसल हमसे बात कीजिए, ज्यादा मुनासिब भी रहेगा, बेहतर भी रहेगा। तो कुमकुम राज्य आपके पास आऊंगा मैं इसी सवाल को लेकर। हाँ, जवाब दीजिए कुमकुम जी इस पर। में नहीं दिया गया है। मैंने आपको ये बताना चाहूंगी कि 56,000 करोड़ का जो बिजनेस है वो हमारी महिलाएं कर रही हैं बिहार की, तो बिहार की बात कर रही हूँ। 35% का जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया वो बिहार की महिलाओं को, लड़कियों को दिया गया है। एजुकेशन को लेकर के पोशाक योजना, 125 यूनिट का बिजली फ्री देना, और साथ में जो उज्ज्वला योजना है अगर आप देखें तो, फिर आयुष्मान भारत की योजना है। तो क्या ये सारा चुनाव के वक्त में दिया गया है? 56,000 करोड़ का जो माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस जो महिलाएं कर रही हैं, 5-5 हजार करोड़ का जो श्रमिक भाइयों को जो पैसा दिया गया वो सिर्फ वो चुनाव के वक्त में दिया गया है? ये लंबे समय से बिहार में चल रहा है। और इन पार्टियों को, क्योंकि ये जमीन पे तो ये है नहीं कि हवाई वाले आदमी हैं, हवा में काम करते हैं ये, इनको जब चुनाव आयोग ने बोला कि जो ऑब्जेक्शन आप लाइए, इनके पास टोटल नंबर ऑफ बीएलएस भी, देश की सबसे सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, देश की आजादी के वक्त की पार्टी के पास नंबर ऑफ जो बूथ्स हैं बिहार में, उसको उनके पास बीएलए तक नहीं। ये देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी है, लेकिन कुमकुम जी सबसे कि हम देश की बड़ी पार्टी अमीर हैं, पार्टी और नहीं है आप शायद। देश की बड़ी पार्टी होते हुए भी देश में छोटी पार्टी है। देश के लिए आप एक अपने आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती हैं, और देश में हमें बड़ी पार्टी बोल रही है, तो इसके लिए शुक्रिया। आपने मान लिया कि आप छोटी पार्टी हैं। सुनिए, पहले देश की सबसे बड़ी पार्टी आप कहते हैं, हम आपको अंग्रेज वाली पार्टी है आप। एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित 1850 अंग्रेज वाली पार्टी हम नहीं है। माफी हमने नहीं मांगी थी, तलवे हमने नहीं चाटे थे, आपने चाटे थे। नहीं, सुन लीजिए, आप कुछ भी बोल के, आप बहन है, आप सम्मानित है, लेकिन आप चैनल पे कुछ भी बोल के नहीं जा सकती। आपका इतिहास भरा पड़ा है चटुकारिता से और ये करने से। आप लेकिन खालिद अमीन साहब, ये सच भी तो है, कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो ह्यूम थे। हाँ, तो ठीक था। आरएसएस के संस्थापक का कैसे था? किसने उसको फंड किया था शुरू में? अरे जो आरएसएस के संस्थापक थे वो भी कांग्रेस से निकले हुए हैं, कम से कम। तो आई है पहले जनसंघ आई, फिर भाजपा आई, वहीं से तो आएंगे। कोई अलग थोड़े ना है। अपने आपकी जो भाषा नहीं, शैली है ना, आप कुछ भी बोल दीजिएगा तो वो सही नहीं हो जाएगा। आपको अगर नहीं जानकारी आपके है तो पार्टीज को लेकर डिस्कस नहीं करते हैं, रुकेंगे कुमकुम जी, रुकेंगे खालिद अमीन साहब, रुकेंगे। पार्टीज को लेकर डिस्कस नहीं करते हैं, तो चुनाव सामने खड़े हैं, कौन किसकी पार्टी से, कहां से, अंग्रेजों से नहीं है, सारी बातें एक तरफ। लेकिन कुमकुम जी ठीक है, आपने बहुत कुछ दे दिया बिहार को, बिहार चमक गया है, लेकिन बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 2,685 रुपए। बिहार का एक आदमी एवरेज जो कमाता है वो 2,685 रुपए। आपको लगता है कि 2,685 रुपए में वो इंसान खुद का, अपने परिवार का, सबका भरण पोषण कर लेता होगा आसानी से? आपने बताया कि आपने किस बेसिस पे कैलकुलेट किया है कि अरे आप ही की सरकार हमें आंकड़े देती है, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एनसीआरबी के डेटा है ये सारे, और एनसीआरबी के डेटा मैं और मुंसिफ टीवी मिलकर तैयार नहीं करते हैं, सरकार तैयार करती है, आप ही की डबल इंजन की, जिसे आप कहते हैं। बिहार का पर कैपिटा इनकम आप कह रहे हैं कि 2,000 रुपए है? बिहार का प्रति व्यक्ति 2,685 रुपए औसत कमाता है। अब व्यक्ति आए, अभी दिहाड़ी पर तो मैं आ भी नहीं रहा हूं, पता नहीं 60 रुपए या ऐसा कुछ है जो प्रतिदिन एक व्यक्ति वहां पर कमा पाता है। पर कैपिटा इनकम वो नहीं है बिहार का जो आप बता रहे हैं। आप बता दीजिए, चलिए सही नहीं, आप बता दीजिए। आरजू पे गलत कह रहा हूं क्या मैं? करके बता दूंगी। बिहार में औसतन एक आदमी 20-30 हजार रुपए कमा रहा होगा, जिस तरह से कह रही हूँ कुमकुम जी, मैं गलत बता रहा हूँ उन्हें आंकड़े? आप बिल्कुल आप चेक करवा लीजिए। हाँ, नहीं कुमकुम जी, आप क्रॉस चेक कीजिए, मैं चेक करके आया हूँ, मुझे पता है कि 2,685 रुपए प्रतिदिन बिहार का एक व्यक्ति कमाता है। बिहार का 56 लाख का बिहार मान लिया, इनकी बात मान ली जाए। पर कैपिटा सुनिए, बिहार का पर कैपिटा इनकम है 32,227 रुपए। वो आपके जीडीपी वाले फॉर्मूले से आई होगी घूम फिर के, मुझे वही लग रहा है। चेक करवा लीजिए। 32,000 जीडीपी बिहार का सबसे लो है नेशन में, सबसे जीडीपी बिहार का। नहीं, वो भी आप गलत बता रहे हैं खालिद अमीन साहब, कुमकुम जी के पास अलग डेटा है। ठीक है, बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो 32,227। अरे 32,000 पूरे देश में किसी का नहीं है, आप अजीब सी बात कर रही है कुमकुम जी, करेक्ट कीजिए। आरजू भाई, आता हूं आपके पास। कुमकुम जी, पूरे देश में किसी राज्य का नहीं है। खान साहब,
आप लाइव चैनल पे आप कह रहे हैं कि 2000, ये बहुत बड़ी गलत डेटा आप आंकड़ा पेश कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं काम नहीं, कीजिए, आप कुमकुम जी डाटा एफआईआर करवा क्या है? दीजिए मुझ बता पर। रहे हैं। मैं आपको प्रोग्राम खत्म होते ही व्हाट्सएप पर सबसे पहले डेटा सेंड करता हूँ, उसके बाद आप खुद नहीं नहीं, करेक्ट हो मुझे जाइएगा। व्हाट्सएप पे भेजने की हाँ। जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले लाइव चैनल पे हम डिस्कशन हाँ, हमारा मैं होगा, बिल्कुल उससे मैं सही बात डेटा बिल्कुल यहाँ पर रख रहा हूँ, दूसरी क्योंकि बात मैं मुझे आपको जो बता एनसीआर रही ब्यूरो जो डेटा बताया वही बता रहा हूँ। 32,000 जो आप बता रहे हैं ना, पूरे देश में किसी राज्य का नहीं है इतना, और आप जान लीजिए। आरजू भाई अब आपके पास में मैं आ रहा पर हूँ। कैपिटा इनकम की बात हाँ। कर जी रही हूँ। बिहार चमक रहा है जी। साहब, 32,000 रुपए पर मतलब प्रति व्यक्ति आए बिहार में। 32,000 में तो फिर देखिए, पलायन वलायन सब खत्म हो जाना चाहिए था अब तक। एक साल पहले का मैं डेटा आपको बता देता हूं। हाँ। नीति आयोग की रिपोर्ट है हाँ। कि 85 लाख लोगों के प्रति व्यक्ति आय 5,000 से कम है। हाँ। एक साल पहले का ये डेटा मैं आपको पब्लिश किया हुआ मैं बता रहा हूं। 85 नीति लाख आयोग लोगों की बात के। कर रहे हैं। और जब तक हाँ। नीतीश कुमार हमारे साथ थे ना, तो नीति आयोग की रिपोर्ट के ऊपर बात करते थे कि उसी हिसाब से हम बोलते थे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। ये नीति आयोग की रिपोर्ट थी। नीति आयोग की ये रिपोर्ट कहती थी, और नीति आयोग की रिपोर्ट ही कहती है कि बिहार प्रदेश में निवेश नहीं है। ये बात कर रही थी कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज लग गए हैं। मैं कह रहा हूं आपको, अभी फिलहाल लेके जाता हूं अतीत में, मैं आपकी तरह 20 साल पीछे नहीं ले जाऊंगा। झूठ और परसेप्शन की राजनीति नहीं करूंगा। ये बताइए, बिहार में प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क आए थे ना, गिरिराज सिंह जी जो है वो मंत्री है टेक्सटाइल पार्क के, टेक्सटाइल के। ये बताइए कि 10 में से टेक्सटाइल, आप फिर बीच में लगी बोलने हैं मेरे। अभी तक तो अब तो मतलब ये कौन सी बात है? जब हम बोल रहे थे तो आप मुझे बोल रही थी, इंटरप्ट कर रहे हैं। मेरी संस्कृति मेरा कल्चर सिखा रही थी। अब आपके ऊपर बात आई तो सुनिए। अच्छा श्रोता अगर बनिएगा तो अच्छा प्रवक्ता भी बन जाइएगा। आप अपनी जो समझ है ना, वो अपने पास आप बैंक में उसको फिक्स डिपॉजिट करके रखिए। मुझे ज्ञान बांटने की, कांग्रेस पार्टी से मुझे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तौबा करती हूं मैं कांग्रेस पार्टी से। अरे खालिद अमीन साहब तो देखिए, कुछ हम बोले भी मनोहर नहीं। बात आपसे आरजेडी के प्रवक्ता हरसू साहब कर रहे थे, आप कांग्रेस पर खामखा नाराज हो रही हैं। चुनाव अभी थोड़ा सा वही दूर तो है, मैं अभी कह हम रहा हूं, माहौल मैं को अच्छा टिकट बनाए लेने रख के लिए सकते तैयार हूं, हैं। बहुत रुक बड़ी जाते हैं फिलहाल, रुकेंगे रुकेंगे थोड़ा सा रुकेंगे भाई, प्लीज रुकेंगे। अब बिहार में जो पर कैपिटा इनकम उसको लेकर बड़ी बौखलाहट है, तो वो ब्रेक में हम डिस्कस कर लेता हूं। मैं आपको डेटा भी भेज देता हूं। अब